हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के फाइनल एग्जाम का जो सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू हुआ है उसमें ज्योग्राफी का पार्ट नंबर दूसरा। ओके, क्योंकि पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। उसमें सब्जेक्टिव जो कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हम लोग करते हैं। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और विशेषकर मैं हर वीडियो में अलग से बोलता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। ओके, तो हम लोग जैसे लगभग सभी वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं और नोट जो लड़के कर रहे हैं वो करते चलेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। एक आपके पास अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। जो परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े कहाँ से पढ़े, तो वो कंडीशन आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे लिखना है, कितने नंबर का आएगा, हर एक चीज़। देखिए, खनिज क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके आ सकता है। और जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब 90% चांस है कि इसी में से आएगा। ध्यान रखिएगा, 90% चांस है कि इसी में से आएगा। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एवं प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। ठीक, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिएगा, जहां से शुरू है वहां से लेके अंत तक आपको लिख देना है। और ध्यान रखिएगा, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको 50 शब्द में लिखने हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। खनिज से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस ये दीर्घ में आ गया है 5 नंबर के लिए। खनिज के 2 वर्ग कौन कौन है? तो कौन कौन है भाई? तो धात्विक है और अधात्विक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि खनिज की परिभाषा लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। ये चट्टान में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये 5 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग 150 शब्द में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके द्वारा सामान्यतः खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ है तो दीर्घ में जो जो पॉइंट है उसको लिखना पड़ता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइए इस पे धात्विक खनिज क्या होता है। तो ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें शुद्ध करने के बाद चूर्ण बनाकर, चूर्ण मतलब एकदम पाउडर जैसा पतला, एकदम महीन, इच्छित रूप में ढाला जा सकता है। इसमें कठोरता और चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइट इत्यादि इत्यादि यानी इत्यादि। ठीक, धात्विक खनिज को पुनः लौह तथा अलौह खनिज में बांटा गया है। ठीक, उतना नहीं आपको करना है, केवल धात्विक और अधात्विक को परिभाषित कीजिए। अधात्विक में आपको लिखना है कि इसमें चमक और कठोरता नहीं होती है, कूटने या पीटने पर ये पाउडर में बदल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप चूना, नाइट्रेट। जैसे चूना का सॉलिड रूप में जब आप उसे मारेंगे तो वो टूट के पाउडर जैसा हो जाएगा, लेकिन ये वाला बस पतला होता जाएगा। जैसे सानी, चांदी, सोना, ये सब आप उदाहरण के तौर पे देख ही रहे हैं। ओके, तो यही आपको धात्विक और अधात्विक में लिख देना है। तो एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। और आप लोगों को मैंने बोला था कि शेयर और कीजिए जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक, शेयर करने के लिए हम बोले थे, जो कर नहीं रहे हैं तो बीच में अगर हम क्लास बंद किए तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषता को बताइए। क्वेश्चन बहुत शानदार है। 2 नंबर में भी ये पूछे तो ही ये भी लिखिएगा, और 5 नंबर में पूछे तो भी यही लिखिएगा। वैसे अब आप बोलेंगे कि सर किस में आएगा, 2 नंबर में कि 5 नंबर में? तो देखो, लौह अयस्क वाला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में ही आता है, लेकिन बिहार बोर्ड कभी कभी धोखा भी कर देता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोनाइट तीनों में कितना प्रतिशत लोहा का अंश है वो बता दीजिएगा। और हेमेटाइट को लाल अयस्क बोलते हैं, मैग्नेटाइट को काला अयस्क बोलते हैं, और लिमोनाइट को पीला अयस्क बोलते हैं। ठीक, और इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। साथ में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कि लाल अयस्क किसे कहेंगे, तो हेमेटाइट को। काला किसे कहेंगे, तो मैग्नेटाइट को। पीला अयस्क किसे कहेंगे, तो लेमोनाइट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आइए नेक्स्ट, गोंडवाना समूह के कोयले के क्षेत्र बताइए। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम केवल नाम याद कर दीजिएगा, दामोदर में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, वर्धा गोदावरी में। 2 नंबर में बस पूछ देगा केवल नाम के किस किस क्षेत्र में गोंडवाना समूह के जो कोयला है उसको बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैं बताने ही वाला था, कोयला का ये जो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब का सब भाई रिक्वेस्ट है मेरा, इसे पहले कर लेना, उसके बाद जो मन करे वो करना। और ढेर परेशान होना ही होना है, 5 साल का पेपर पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आया है उसे रट जाना। कोयले के विभिन्न प्रकार को बताइए। तो सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट और सबसे बेकार होता है पीट। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सागर सम्राट ये 2017 के 18 में पूछा है, ठीक, उसके बाद नहीं पूछा है, लेकिन बाय द वे एक बार पूछा है तो दोबारा पूछने का चांस है इसका, इसलिए 2 लाइन का है, नोट कर लीजिएगा। यह एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं को खोदने का कार्य करता है। ठीक है, बस हो गया, इसके ज़्यादा आपको नहीं करना है। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने के नाम को लिखिए। भी यही क्वेश्चन है, जैसे कोयला के बारे में पूछा है वैसे ही कोई 4 तेल शोधक बताना है। तो असम का डिगबोई सबसे पुराना, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी जिला में है बरौनी तेल शोधक, वो लिख दीजिए। उत्तर प्रदेश का मथुरा। चारों का नाम इंडिकेट कर दीजिए। बहुत गर्व का बात है कि बिहार में भी एक बरौनी है। अब बरौनी जो है वो किस, कमेंट में बताइए किस देश की सहायता से ये तेल शोधक बनाया गया था या स्थापित किया गया था, कमेंट में बताइए हमको। गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण, देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया गया है। तो दामोदर, सोन और वर्धा गोदावरी बताए हैं 4, उससे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा सा बढ़ा के इसमें बताया गया है बस। अब आप बोलेंगे कि सर उधर वाला लिखे या इधर वाला लिखे, तो आपकी इच्छा पे निर्भर है। इच्छा है अगर आपका तो वही वाला छोड़ दीजिए, अगर मन है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखे कि इसमें ये लिखने के बाद आपका नंबर 1% भी नहीं कटेगा, इसका हम गारंटी दे रहे हैं। उसमें केवल 4 नाम लिखे हैं तो हो सकता है टीचर 1.5 नंबर दे 2 में, लेकिन इसको लिखने के बाद 2 में 2 एकदम गारंटी है। आइए होमवर्क का ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको जो दे रहा हूँ कि भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह, जैसे तारापुर है, ठीक है, और कलपक्कम है तमिलनाडु वाला, तो उसी तरह 4 कहीं से भी इंटरनेट से खोज के या कहीं से भी 4 परमाणु संयंत्र के नाम लिख लीजिएगा और कहाँ है वो याद कर लीजिएगा। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए, मतलब परिभाषा लिखना है, छोटे छोटे, कम से कम 40 से 50 शब्द का। ठीक है, कितना शब्द? 40 से 50 शब्द। सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है और ज्वारीय ऊर्जा क्या है। डायरेक्ट पूछ देगा आपसे 2 नंबर में कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है। तो ये परिभाषा टाइप में जितना हो उसको रट जाइएगा, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिए, नोट्स वाले कॉपी में इसको इंडिकेट जरूर कर लीजिएगा। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो लड़का नोट्स बनाया है और जो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कर रहा है उसका तो एकदम बल्ले बल्ले है। आइए ऊर्जा संसाधन का महत्व बताइए। तो शक्ति ऊर्जा का साधन है, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। शक्ति संसाधन किसी राष्ट्र के उत्थान, विकास या प्रभुत्व की कुंजी कहे जाते हैं। ठीक, यहाँ से पैराग्राफ को बदल देना है। आर्थिक महत्व के साथ साथ इनका राजनीतिक सामरिक महत्व कम नहीं है। सामरिक का मतलब पूरे ओवरऑल के क्षेत्र में। प्राकृतिक शक्ति के साधनों में कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति आदि प्रमुख है। 2 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं। हरित क्रांति तो इतना बार पूछा है कि लग रहा है कि हर साल पूछता है। VVI कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको देखते हैं कि आधुनिक कृषि प्रणाली जैसे उन्नत बीज, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में
क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा। हमारे देश में पैराग्राफ नहीं बदलना है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और उसके साथ साथ चावल भी लिख लीजिएगा। गेहूं और चावल दो प्रमुख खाद्यान्न थे जिसमें विशेषतर आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला था और सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में देखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? ओके, 2 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिएगा। भरोसा अगर नहीं है तो पिछले साल का पेपर उठा के और देख लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी राष्ट्र के विकास एवं संपन्नता का सूचक है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, जो उत्तर प्रदेश बिहार में बनता है पता नहीं होगा, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात आदि का निर्माण। VVI क्वेश्चन, विनिर्माण क्या है या किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनिर्माण की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में ये पूछेगा। आइए सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। अब ये अंतर वाले जो प्रश्न हैं आपको अगर नहीं पता है तो दोनों का बस परिभाषा लिख दीजिएगा ना, लाइन चेंज करके। पहले 2 लाइन में उसका परिभाषा और फिर 1 लाइन छोड़ के नीचे वाले में दूसरे का परिभाषा, तो भी आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा आराम से, जैसे इस प्रश्न में किया गया है। देखिए क्या है कि निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग कैसे किसे बोलते हैं? तो वैसे उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर कोलकाता में है, भिलाई, राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र। निजी उद्योग यहाँ से है, नीचे वाले लाइन से लिखिएगा। वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होता है, जैसे टिस्को, ठीक, यानी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इनकी स्थापना 1907 में हुई थी। ये भी अगर दर्शा देंगे तो मतलब कसम से बता रहे हैं कि टीचर इतना गदगद हो जाएगा, इतना कि नंबर नहीं काटेगा, इतना तो गारंटी दे रहे हैं। आइए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। तो देख लीजिए, कृषि में कृषि वाले चीज़ होंगे, खनिज में यहाँ से चेंज कर दीजिएगा दूसरा पॉइंट, यहाँ से पहला पॉइंट। ठीक, ये कृषि है और ये खनिज वाला है। दोनों में जैसे खनिज में सीमेंट आ जाएगा, लोहा इस्पात वाला आ जाएगा, और कृषि वाला में चीनी उद्योग आएगा, कहवा आएगा, चाय आएगा, बस वही चीज़ है। अंतर के लिए आपको परिभाषा रटना पड़ेगा, टाइम अब नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों में हमारे राष्ट्र की जीवन रेखाएं क्यों कहा गया है? परिवहन और संचार को, तो भले ही ये बड़ा है तो ये 5 नंबर में भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बस हम यही बोलेंगे, पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। परिवहन पता ही है, कोई भी चीज़ एक स्थान से तो दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। और संचार का मतलब जैसे अभी हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, ये सब संचार के माध्यम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यातायात के साधनों को देश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? 2 नंबर में भी पूछेगा और 5 नंबर में भी पूछने का चांस है। तो ये 5 नंबर का ही प्रश्न है वैसे, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है। तो यातायात के आधुनिक साधन किसी भी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। यातायात के विकसित साधन के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर घर आंगन सी बन चुकी है। इन साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक, यहाँ से इसमें पैराग्राफ मत बदलिए। जो दूरी तय करने में हफ्ते महीने लगते थे, अब वह घंटों में तय हो जाती है। आज पर्वत, पठार, घाटी, सागर, महासागर बाधक नहीं है, आसानी से हम उसे पार कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, द एंड। और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत शानदार जाए। और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लड़के पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ये हम लोगों का पार्ट 2 था, कल हम लोग करेंगे पार्ट 3। ठीक है,
जहाँ तक हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, हम आपको करवा रहे हैं और बस निश्चिंत होकर चीज़ों को करते चलिए। और रोज़ 10 क्वेश्चन याद करने का प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो टेक्निक बताए हैं कि क्या करना है आखिरी महीना में, बस उसी को फॉलो करते चलिए। तो फ्रेंड्स इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट सॉरी पार्ट 2 हो गया पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।